गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था और इनकी निधन जो है वह सन 2003 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटस नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभय निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी कि लाड प्यार करना। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भर था, यानी कि मुझे अपनी बीमारियों से कोई डर नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए, यानी लेखक जो है वह कहते हैं कि उन्होंने गांधी जी के किसी लेख में पढ़ा था कि बीमार होना एक अपराध है। हमारा शरीर जो हमें मिला है उन्हें हमें स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हम उन्हें स्वस्थ नहीं रख पाते तो हम अपराधी हैं। और लेखक उसे आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। लेखक कहते हैं कि वह जब उन्हें छोटी मोटी कोई बीमारी होती तो उस पर वह ध्यान नहीं देते, लेकिन उन बीमारी में वह
अपने से ज़्यादा काम लेते, यानी कि वह ज़्यादा काम करते थे। मुझे भरे फुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। भरे फुट यानी कि बहुत तेज। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत, जब उन्हें लेखक को बहुत तेज बुखार होता था तब वह रात को ट्यूशन कराने के लिए जाते थे, वह बात उन्हें याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, हरमजदगी यानी कि हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यानी कि लेखक कहते हैं कि बीमारी में आराम से लेट जाना, यह काम जो है वह अमीरों का है। हमारे जैसे यानी कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले लोगों को बीमार होने का कोई अधिकार होता नहीं है। और आगे कहते हैं कि हमें हमारी ऐसी बीमारियों को अपने पीछे लगाना भी नहीं चाहिए। और लेखक कहते हैं कि जब उन्हें बहुत तेज बुखार होता था तो वह बुखार जो है उन्हें ज़्यादा सहायक और प्रोत्साहक लगता। उसमें उनकी अनुभूतियों जो है वह और निखरती और उनकी कल्पनाएं जो है वह और तेज हो जाती। यह तो मैं न कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, यानी कि अदबदा मतलब कि ज़बरदस्ती। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेखक का कहना है कि वह बुखार में ज़बरदस्ती नहीं लिखते थे, लेकिन अगर बुखार में वह लिखना चाहते तो बुखार उनके लिए कोई बाधा स्वरूप था नहीं। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्बा मामूल का अर्थ होता है नित्य के नियम के अनुसार, यानी कि हम जो प्रतिदिन जो काम करते हैं वह वैसे ही होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। तो कहते हैं कि कभी बुखार पर किसी ने छूकर, शरीर को छूकर बता दिया कि आपको बुखार है तो कहते कि बुखार भी है और मैं भी। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग जो एक ब्रिटिश लेखक थे, उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 में हुआ था मुंबई में। इनके पिता जॉन लोकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे। रुडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 साल की उम्र में वे लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा। सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। ये जो ब्रिटिश लेखक थे किपलिंग, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वह भी कभी कभी बुखार में काम करते थे और बुखार में वो और भी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानों की सबसे बड़ी कविताएं सात्रा ने नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स अनुमान मैंने फ्लोरेंसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल यानी कि हर हालत में। अब यहाँ जो बात कही गई है सात्र, जहाँ पाल सात्र 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे। दुनिया उनको फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है।
वे अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चमत्कृत था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। आगे है सिसिफस। सिसिफस एक ग्रीक पुराणों में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वह कोरिंथ का राजा था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। सिसिफस को इस खेल में आनंद आता था। उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं जो है वह मिलती है। प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना। बहरहाल यानी कि हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ जो लेखक है वह कहते थे कि मैं हर हाल में जो है वह काम करता था। मैंने बीमारी को पराजित किया था। मैं अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार आखिर कितने दिन चलता। लेखक कहते हैं कि मार के पीछे भूत भागे, लेकिन लेखक ने यह सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला। जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी। दवा शौकिया दवा यानी कि दवा बांटने वाला एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी क्षय, जिसे हम टीबी कहते हैं। तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बेटी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कभी मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराओ। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र यानी कि कभी निष्फल न होने वाला शस्त्र। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न
था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य यानी कि विधवापन। तो लेखक जो है वह यहाँ कहते हैं कि उनका जो बुखार है वह मामूली न था। इस बुखार जो है उसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से लेखक को झकझोर रहा था। उन्हें वह अब क्या होता है कि उनके बुखार है, स्कूल बंद थे, ट्यूशन में लेखक जा रहे थे, उनकी आमदनी की यानी कि उस आमदनी की उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री भी अभी अनियमित थी, नियमित नहीं थी यानी कि अनियमित थी, और सर पर काफ़ी कर्ज जो है वह चढ़ गया था। 10 दिन बुखार जो है 10 दिन 20 दिन यानी कि महीनों भर चला, और ऐसे में तो जुलाई का महीना भी आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, लेकिन इस समय बुखार के साथ तक लेखक जो है वह ट्यूशन पर ही जाते थे, लेकिन अब तो उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ता था। और बुखार का वही कि सुबह देखो तो बुखार बिल्कुल नहीं, और शाम को 101 या 102 के बीच बुखार रहता था। बुखार के कारण कमजोरी जो है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, साथ ही धीमी खांसी भी लेखक को हो रही थी। शौकिया तौर पर वह जो है एक होम्योपैथिक से दवाएं ले रहे थे। कभी लेखक सोचते थे कि उन्हें शायद टीबी तो नहीं हो गया। एलोपैथिक इलाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, और वह होम्योपैथिक इलाज तो उनका शुरू था, लेकिन एलोपैथिक इलाज जो है वह उनके जो है शायद उनकी शक्ति के बुद्धि यानी कि शक्ति के बाहर था। लेखक कहते हैं कि उस समय शायद उसकी जिह्वा पर जो है सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसलिए श्यामा स्वस्थ है। पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खा रही थी। अब श्यामा के अलावा लेखक के घर में किसी को भी यह पता नहीं था कि लेखक जो है वह बीमार है। अब वह जो कमज़ोर हो गए थे तो कहते थे कि भाई ऐसा जो वातावरण है उसमें तो सभी लोग थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन एक बार श्यामा जो है वह जिद करती है कि आप जरूर ही अपने आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। जब लेखक ने मना किया तो उनकी पत्नी श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक लेखक जो है वह डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे तो श्यामा जो है वह खाना नहीं खाएगी, और यह ब्रह्मास्त्र चल गया और लेखक जो है वह डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चले गए। जिस डॉक्टर को उन्होंने बताया था उन्होंने कहा कि शायद आपको क्षय हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल आराम करना है। अब इस बात से लेखक को लगता है कि क्या उनकी मृत्यु जो है विदा होने का समय यानी कि मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा है, क्या उनके पास इतने ही दिन के लिए वह जो है इस पृथ्वी पर आए थे, क्या इतने ही दिन उनके लिए गाने गुनगुनाने के लिए थे, क्या इतना ही उनके जीवन में संघर्ष था, उतने ही दुख और संकट उन्हें उठाने थे। स्वागत के साथ ही विदा की तैयारी उन्हें होती दिखाई देती है। अपनी भविष्यवाणी उन्होंने स्वयं ही कर दी है और कहते हैं कि श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च इसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम जो लेखक का छोटा भाई है, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वह एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन उन जो कठिन भी नहीं लगा। लेकिन कठिन क्या लगता है लेखक को कि मरने के पहले जो जीना है वह उन्हें कठिन लगता है। कहता है कि पूरे आराम का अर्थ होगा कि ट्यूशन भी छोड़ देना और स्कूल से भी छुट्टी लेना। स्कूल से अगर ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो उन्हें बिना तनख्वाह के जो है वह छुट्टी लेने के लिए तैयार है,
लेकिन फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। उनके छोटे भाई जो शालिग्राम है, उनकी तनख्वाह पर सिर्फ घर नहीं चल सकता। कल उनकी अगर बदली हो गई और वो किसी दूसरे शहर में अगर चले गए तो वहाँ से वो एक भी पैसा भेज नहीं सकेंगे, और महंगी महंगी ऊपर से दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा। किताबों से जो लिखते थे उनसे आमदनी तो होती है, लेकिन वो अनियमित है और अनिश्चित है, उनका पता नहीं है कब कितना मिलेगा। ऊपर से कर्ज जो उन्होंने लिया है उनको भी चुकाना है। तो ये सब जो बातें हैं वो उन्हें जो है वह मानने से ज़्यादा कठिन लगती है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल पे गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। क्योंकि श्यामा को जब लेखक की बीमारी का पता चलता है तो पहले तो वो काफ़ी जो है वह काँप जाती है, डर जाती है, लेकिन तुरंत जो है वह खुद को संभाल लेती है और अपने आप को दृढ़ बना लेती है, और किसी भी तरह का डर जो है वह अपने चेहरे पर दिखाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि लेखक को जो है अगर वह खुद कमजोर पड़ गई तो लेखक जो है वह सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। जब लेखक के माता पिता को इस बीमारी का पता चला तो वह भी पहले तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत अपने आप को संभालते हुए जो है वह उनके पिताजी जो है वह धैर्यवान व्यक्ति थे, इसलिए लेखक को समझाते हुए कहते, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, तुम्हारा इलाज अगर हमसे न हुआ तो पैसे नहीं तो क्या हुआ, हमारा यह घर जो है इसे बेचकर हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन व स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिन के लिए स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी ले ली। अब किताबों की जो किताबें बिकी थी उनसे जो कुछ रुपये पड़े थे उनसे उन्होंने दवाई मंगवा ली और चारपाई पर आराम करने लगे, लेट गए, और श्यामा की सेवा जो है वह साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी यानी कि पैसा चुकाना के साथ मेरी साख जुड़ी है। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहा था, लेकिन अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता लेखक को अपने कर्ज की थी। जो वह कहते थे कि उनका इलाज हो या न हो, लेकिन कर्ज की जो किस्तें दी जानी चाहिए थी उसे तो नियमित रूप से वह देना चाहते थे, क्योंकि उसके साथ जो है उनकी साख यानी कि उनकी इज्जत जो है वह उनके साथ जुड़ी थी। अगर वह समय सर उस की किस्त नहीं चुका पाए तो वह जो है वह लेखक के लिए मरने से पहले ही मौत के समान होगी। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस हम इतना ही अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।